जिस पे से हमने कहा था कि भाई एक तो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट का फैक्टर था, और दूसरा ये था कि भाई अगर हम ये देखें कि हमारे पास बैंक लोन होता है तो कोवेनेंट्स की बात होगी, और एक हमने देखा था रिसर्च और डेवलपमेंट का, कि अगर आप यू आर इनटू अ कंपनी जिसका आप ऑडिट करने गए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हैविली एक्सपेंडिचर करते हैं, तो देयर इज अ रिस्क के रिसर्च गलती से कैपिटलाइज ना हो गई, क्योंकि वो IAS 38 के प्रिंसिपल थे जिसको आपने कंप्लाई करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम जरा चलते हैं कुछ और स्पेसिफिक रिस्क की तरफ, और वो स्पेसिफिक रिस्क क्या है वो आज देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है जी, आज बुक से रीडिंग नहीं करवाऊंगा, सही जी, वो हम ग्रेजुअली करते रहेंगे, क्योंकि जो ISA 315 की रीडिंग थी वो मैंने जितनी करवाई थी वो करवाई, अब आगे कराऊंगा जब मैं चैप्टर आगे लेके जाऊंगा। खैर आगे सुने। अब मुझे एक बात बताएं, आपने अभी कमर्शियल एंटिटीज के ऑडिट की बात की, आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं उन एंटिटीज की जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, और उन रिस्क को केटर करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ भाई यहाँ पर एज ऑफ नाउ कि मैं एक कंपनी का ऑडिट करने के, कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही है जी। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास आप मुझे एक बात बताएं, पैसा कहाँ से आता है? डोनेशन से। अच्छा जी, अब जरा मैपिंग करते हैं। मैपिंग ये है माइंड की कि डोनेशन से पैसा आएगा, ये तो मुझे भी पता है, पर अब देखो कलेक्शन के मोड्स होते हैं। या तो पैसा आएगा हमारे पास ऑल टुगेदर बैंक के जरिए, या तो आएगा लेट से मैं कह दूं डोनेशन बॉक्सेस के जरिए। ऐसा होता है भाई, आप अगर मस्जिद में भी जाएं तो आप देखते हैं कि भाई डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए होते हैं, वहां पे आप चंदा डाल देते हैं, वो डोनेशन ही है सॉर्ट ऑफ आपकी तरफ से। और कोई भी बंदा अगर आपसे वैसे भी किसी मकसद के लिए सिग्नल पे भी मांगने आएगा तो वो डोनेशन बॉक्स से बोलता है भाई इस मकसद के लिए सलाब जदगान है, ये सारी चीजें वहां पे पैसे डाले जाते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, और या तो आप किसी इवेंट में जाएं या किसी मॉल में जाएं तो आपको बखूबी दिखेगा वहां पे ठेला लगाया हुआ होता है कि भाई हम इस पर्पस के लिए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कियोस्क। सही जी, पहले सुनाओ नहीं सुनाओ पर अभी सुन लो, कियोस्क का मतलब क्या है? ठेला आपने लगाया हुआ है, उस पर आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा सोचने की बात है, सबसे ज्यादा सिक्योर ये है, सबसे ज्यादा सिक्योर ये है। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा सिक्योर ये इसलिए है, बात समझिएगा, सबसे ज्यादा सिक्योर इसलिए क्योंकि इसमें ऑडिट ट्रेल मौजूद होती है कि पैसा किस अकाउंट से आया, कहां पे आया, कितना आया। पर अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, बहुत सुकून से समझिएगा, अगर मैं आपसे आज ये बात पूछूं कि डोनेशन बॉक्सेस से पैसा गायब होने का रिस्क होता है? यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे समझने के लिए? देखो, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। आप समझें पहले उसका बिजनेस क्या है। इसका कोई बिजनेस नहीं है, ये लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और किसी स्पेसिफिक पर्पस पे खर्च करती है। पैसा कलेक्ट करती है, खर्च करती है। अब पैसा कलेक्ट करने के कितने मोड्स हैं? 3, आइदर थ्रू कियोस्क, आइदर थ्रू डोनेशन बॉक्सेस, आइदर बैंकिंग चैनल। मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ कलेक्टिंग कैश इज बैंकिंग चैनल। पर अब अगर मैं बात कहूं बीइंग एन ऑडिटर, तुम सोचो जानी, बीइंग एन ऑडिटर सोचो, क्या ये बात समझ आती है कि यहां पे एक रिस्क रहेगा, यहां पे एक रिस्क रहेगा कि भाई डोनेशन बॉक्सेस से पैसा क्या हो जाए? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पे देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास से जो पैसा है वो यहां से चोरी होने के खदशात क्या हैं? ज्यादा हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में स्पेसिफिकली कि देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड थ्रू डोनेशन बॉक्सेस। ऐसा ही है भाई। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि डोनेशन में कोई 10,000 रुपये डाल के गया और एनजीओ तक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तक कुल मिला के 3,000 पहुंचते हैं, तो बाकी क्या हो गए? चोरी हो गए, और उसका कोई ट्रैक नहीं होता। तो ये हमेशा रिस्क रहता है। तो आप अगर रिस्क पैरामीटर से देखें तो ये लाजमी देखिएगा। फिर आप उस इदारे को रिकमेंड करते हैं कि भाई आपने जो भी कलेक्शन करनी है वो थ्रू कैसे करनी है? बैंकिंग चैनल करनी है। यहां तक क्लैरिटी है?
चलिए जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका। अच्छा, मैं यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता तो वो सब्सक्रिप्शन वगैरह सब आता उसके अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं, एनपीओ की, एनजीओ की? एनजीओ की, सही है जी। पर हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है कि अगर आप एनपीओ की बात करें, जैसे कराची क्लब हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या आती है, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है? खैर, अब मुझे एक बात बताओ, कियोस्क के जरिए जो पैसा आ रहा है उसमें क्या रिस्क है? सर, वो भी रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स का मसला है, क्योंकि वहां पे कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होती है। या तो फिर इसका कंट्रोल ये लगाया जाए कि आप ये बोलें कि जो बंदा आपसे पैसे लेगा तो आप एक कार्बन कॉपी प्री नंबर्ड, याद रखिएगा ये कंट्रोल से आगे देखेंगे हम, आप एक बुक लेके जाएं अपने पास जिसके अंदर सीक्वेंशली नंबर्ड पेपर्स होंगे। एक पेपर आपने अगर किसी को रसीद काट के दी तो जाहिर सी बात है उसने पैसे लिख के दिए होंगे, आपने रसीद उसको दी होगी, और हम लिख दें उस कियोस्क के ऊपर, यानी यही एनजीओ उस ठेले के ऊपर, उस कियोस्क के ऊपर लिख दे कि आप अगर डोनेशन दे रहे हैं तो यहां से अपनी रसीद भी लेके जाएंगे। तो ये किसकी तरफ से अमल है? एनजीओ की तरफ से। यानी एनजीओ अगर इस रिस्क को केटर करना चाहता है, बात समझिएगा, अगर एनजीओ इस रिस्क को केटर करना चाहता है तो इसके ऊपर क्या लगा देगा? कंट्रोल। और कंट्रोल क्या होगा कि जो भी डोनेशन वाला बंदा आएगा तो वहां पे कियोस्क के ऊपर लिख दे कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग डोनेशन तो आप प्लीज अपनी रिसीट को क्या कीजिएगा? कलेक्ट कीजिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बीच में से कोई रसीद अगर गायब हुई तो मतलब उतने पैसे नहीं आए, क्योंकि जब रसीद बना के देगा सामने वाला, वो भी किसी अच्छे मकसद के लिए दे रहा, तो वो चेक करेगा कि जो मैंने पैसे दिए हैं क्या उतने उसने रसीद में लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि अगर वो प्री नंबर नहीं होगी तो चोरी वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगी। पहले बताओ, बात क्लियर है? पर या इफ वी से कि भाई जब मैं किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाऊंगा तो और आपको पता लगे उसके कलेक्शन सोर्सेस कितने हैं, 3, तो आपके बैंकिंग में कोई रिस्क है? नहीं सर। क्या कियोस्क के जरिए कोई रिस्क है? यस, रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट। साथ साथ बोलेंगे रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट, यानी पैसे चोरी होने का खर्चा, उसकी अंग्रेजी ये है, ऐसा ही है। चलें जी, ये तो बात हो गई इनवर्ड रेमिटेंस की कि इन पैसा हो रहा है तो उस पर क्या रिस्क है। आपने एक चीज सीखी है मेरे साथ FAR 1 लेवल पे, या कहीं से भी पढ़ा हो आपने, वहां सीखा होगा, आपको डोनेशन इन काइंड भी मिलते हैं। डोनेशन इन, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पे कहूं बच्चों कि मुझे मिला डोनेशन इन काइंड, अब लेट से मैं एनजीओस को ऑडिट करता हूं, लेट से अगर आपको मैं बताऊं कि हबीब पब्लिक स्कूल HPS एक एनजीओ के तहत रजिस्टर हुआ है, आपने उसकी ज़मीन देखी होगी या किसी को नॉलेज हो उसका, आप देख लेना वेबसाइट पे जाके, एक ह्यूज प्रॉपर्टी है उसकी, हद से ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी खरीदी भी नहीं है, डोनेटेड है। वो क्या है? डोनेटेड है। पर अब जब उसको लैंड डोनेट की गई, यानी कोई बंदे होते हैं बोलते हैं कि भाई सही है यार, अच्छे काम में पैसे लगाए एजुकेशन पे, तो उसने क्या किया? लैंड डोनेट कर दी। अब लैंड डोनेट करने पे वो एनजीओ लैंड को डेबिट तो करेगा, पर क्रेडिट किसको करेगा? अगर हम ये बात करें डोनेशन को ना, पर अब मैं आपसे ये बात पूछूं कि डोनेशन को क्रेडिट करेगा तो एक रिस्क है कि हो सकता है उसने वैल्यू ज़्यादा दिखाई हो सकता है कि उसने वैल्यू, क्योंकि देखो अनकंडीशनल जब पैसे आते हैं वो सीधे सीधे इनकम में जाते हैं, अनकंडीशनल जब पैसे आते हैं सीधे सीधे उसमें जाते हैं। अगर अच्छा रिस्ट्रिक्टेड फंड और वो वाले फंड वो अपनी जगह अकाउंटिंग है, उसको तो अभी साइड में रखो, पर पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डोनेशन इन काइंड का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि इदारे ने अपने एसेट्स को ओवर स्टेट करने की कोशिश की होगी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी क्या करे? ओवर स्टेट। आप खुद बताओ, एक एनजीओ है, वो ये बताए लोगों को कि भाई हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, लोगों ने इतने डोनेशन किए हैं, तो दिस एनजीओ विल ऑलवेज ट्राई टू शो इट्स एसेट एट अ हायर वैल्यू, जबकि उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या आप ये कह सकते हैं, लेट से किसी ने एम्बुलेंस डोनेट कर दी, किसी ने, अच्छा अगर एम्बुलेंस डोनेट की तो उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि भाई जब इनिशियली आपको वो एसेट मिलेगा तो वो किस पे रिकॉर्ड होगा। पर अगर मैं उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा तो आपको ये बात तो समझ आती है ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंड डेबिट और डोनेशन इनकम, या आप कह लें सीधा मैं इसको कहां फेंक दूं?
जनरल फंड के अंदर, क्योंकि ये तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर मैंने इसकी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी तो इससे फर्क क्या है कि आपके एसेट्स ओवर स्टेट होंगे या अंडर स्टेट। तो देयर इज नॉट अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट, देयर इज रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। तो जब आप किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाएं तो देखो, एक तो खुद खरीदते हो चीज तो समझ आता है कि आपके पैसे गए, नहीं है बात समझ। जब चीज खुद खरीद रहे हो तो उसके तो पीछे डॉक्यूमेंट्स है ना कि भाई ये एग्रीमेंट हुआ था, इतने पैसे जेब से गए, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। बट या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डोनेशंस इन काइंड, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें गेम हो जाए? यस, क्योंकि उसके पैसे आपकी जेब से नहीं गए, तो ये रिस्क होता है। तो हम इसको ऑडिट कैसे करते हैं? हम बोलते हैं आप पहले ये बताएं कि इस साल आपके पास डोनेशंस किस किस मद में आए। वो पहले बोलता है कैश, पहले बोलता है, फिर मैं उसको बोलता हूं बता कैश कहां कहां से आया। उसने बोला बैंक, उसने बोला कियोस्क, उसने बोला डोनेशन बॉक्सेस। फिर मैं अपने ऑडिटर्स को भेजता हूं, यानी अपनी टीम को मैं देखता हूं, देखो डोनेशन बॉक्सेस पे कंट्रोल लगे हुए या नहीं लगे हुए। तो अगर नहीं लगे हुए होते तो रिस्क होता है कि पूरे डोनेशंस यहां तक पहुंचे ना हो और वो एम्बेजल हो गए हो। तो रिस्क पता लगा तो ऑडिट किया ना, अदरवाइज तो वो जो बोलेगा मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा, कहानी वहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर उसका क्या हुआ, जो पैसा यहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो वो मैं रिपोर्ट करूंगा। मैं बोलूंगा अपनी रिपोर्ट में कि भाई इन लोगों तक यहां पे पैसा सही पहुंचता नहीं है, तो ये मुझे रिपोर्ट करने वाली बात है। बात क्लियर है भाई? चलें जी, अब एक दो सवाल आ गए। कंट्रोल का मतलब है कि आपने कुछ एतमाद किए हैं जिसकी वजह से ये इंश्योर हो जाए कि पूरा पैसा आ जाए। अब लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे ये रिस्क है कि भाई इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो क्विज अटेम्प्ट ना करे। मुझे क्या है, रिस्क है। मैं कंट्रोल क्या लगाऊंगा? घरों पे कॉल करना शुरू कर दूं कि आपकी औलाद ये कर रही है। ये कंट्रोल है ना, कि मैं जलील करूं, मैं बोलूं घर पे कि भाई आपके बच्चे को क्विजेस दिए जाते हैं और वो भंगी इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा। ये क्या है? कंट्रोल। एक जैसा इदारा वैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो नेचर है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम लोग मुझे बताना, कंट्रोल का बता रहा हूं, कंट्रोल का भी, क्योंकि आगे अलग से चैप्टर है ये। अगर मैं आपसे कंट्रोल की बात करूं एज ऑफ नाउ, एक मिनट देना भाई, ये खोल लूं। अगर मैं आपसे कंट्रोल की बात करूं, लेट्स से मुझे रिस्क है यहां पर इदारे के अंदर कि जो पैसा है वो सेफ मौजूद रहे, किसी और के हाथ में नहीं जाए, तो मैं ये कंट्रोल लगाऊंगा कि जो भी पैसा आता है वो एक सेफ लॉक्ड बॉक्स में जमा हो जाए हर आधे घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद। क्यों? ताकि किसी और का एक्सेस, ये मैंने क्या लगा दिया? कंट्रोल। अब एक और चीज सुने, मुझे ये रिस्क है, मैं इदारे का बता रहा हूं, इदारे की बात कर रहा हूं, अभी मैं ऑडिटर बन के नहीं सोचा, कंट्रोल बच्चा पूछा है। मुझे ये रिस्क है कि मेरे बैड डेट्स कम से कम हो, मेरे बैड डेट्स, तो मैं सिर्फ उस बंदे को उधार पे माल बेचूंगा जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी। अब लेट्स से मेरा एक दोस्त है, वो आया, उसने बोला यार आकाश मुझे 2 लाख रुपए का उधार चाहिए। अब दोस्त तो दोस्त है, वो तो कुछ भी मांग सकता है, अभी तो पैसा मांग रहा है। इधर सुनो, खैर अब दोस्त आया, उसने बोला भाई आकाश मुझे 2 लाख रुपए का उधार चाहिए। अब 2 चीजें मेरे भेजे में आएंगी, दोस्ती, रिकवरी, दोस्ती, रिकवरी। मैंने कहा दोस्ती निभाऊंगा तो रिकवरी 0, दोस्ती निभाऊंगा तो रिकवरी 0। पर मैंने क्रेडिट असेसमेंट की, मैंने बोला कि भाई अभी वो सीए फाइनल में, उसके पेपर फंसे हुए हैं। मैंने कहा स्टाइपेंड उसकी कोई मतलब सैलरी कुल मिला के 50,000 रुपये। मैंने कहा अगर ये 2 लाख रुपये मुझसे ले रहा है, अपने अखराजात भी पूरे करेगा तो मुझे क्या देगा? तो क्या ये जो असेसमेंट मैंने की, ये क्या है? कंट्रोल है। तो इदारा क्या करता है कि जब कोई उधार पे माल खरीदने आता है ना, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू दोज कस्टमर्स। ये क्या लगाया इदारे ने? कंट्रोल लगाया। कंट्रोल्स लगाए जाते हैं किसी मकसद को अचीव करने के लिए। तो यहां पर जो मैंने कियोस्क की एग्जांपल दी और मैंने लिख दिया कियोस्क के ऊपर कि यू शुड ऑब्टेन अ रिसीट आफ्टर प्रोवाइडिंग डोनेशन, तो ये क्या था? कंट्रोल था, कि किसी मकसद को अचीव करने के लिए था। मकसद क्या था जल्दी बताओ? कि एम्बेजलमेंट ना हो पाए। अगर ये नहीं लिखता तो हो सकता है कि कोई रसीद, क्योंकि वो तो ये कहते हैं ना कि भाई हमने तो अल्लाह की राह में पैसे दिए तो हम उसकी रसीद भी क्यों लें, पर हमने ये इंश्योर किया कि आप रसीद सिर्फ इसलिए लें ताकि ये जो चसी पैसे ले रहा है ये चोरी ना करे। पहले बताओ बात क्लियर है? चलिए, पर हम तो बीइंग एन ऑडिटर ये सोच रहे हैं, पहले ये बताओ बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता दो जी। कियोस्क बता दूं, कियोस्क का मतलब है ठेला, सही है जी। अब एक दो बातें और सुन लें जी,
सर एनजीओ को रिस्क है अगर डोनेशन बॉक्सेस एंड कियोस्क में, तो वो सिर्फ बैंकिंग चैनल क्यों ऑप्ट नहीं करता सिर्फ? तो मैं ये कह रहा हूं कि हर कोई शख्स बैंकिंग चैनल के थ्रू देता है पैसे। भाई अब लेट्स से मुझ जैसा गरीब आदमी है, वो जा रहा है रास्ते में, अगर मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है तो मैं कैसे दूंगा डोनेशन? कैश में दूंगा। तो और आप ये देखें, वैसे बहुत से लोग बैंकिंग चैनल को अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज वो टैक्सेशन के जुमरे में आना नहीं चाहते। हम लोग तो शरीफ, हम लोग तो हैं बैंकिंग चैनल में, सही है ना? तो हम लोग बैंकिंग चैनल में, हम लोग बैंक के जरिए डोनेशन दे सकते हैं, हर कोई बंदा प्रेफर नहीं करता। अब लेट से तुम डोनेशन मांगने गए, वो तुम्हें पैसे निकाल के दे, तुम बोलो नहीं सर बैंक में डलवा दिएगा, बोलेगा निकल यहाँ से, सही है? तो ऐसा नहीं होता। चलें जी, कंट्रोल के लिए रिसीट दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, खैर आगे देखते हैं, कंट्रोल्स की दुनिया अलग है, वो सीखना है। चलें जी, ओके, आगे फोकस के साथ। पहले बताओ कितने तरीके के रिस्क हो गए? 2। एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स रिसीव्ड थ्रू कियोस्क और डोनेशन बॉक्सेस। साथ साथ बोलोगे, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स रिसीव्ड थ्रू कियोस्क, और वहां पे ये रिस्क होगा। यानी आप खुद सोचो यार, कोई आपको बोला यार तू इस इदारे का ऑडिट करने जाता है, तेरे को क्या मसला दिखता है? भाई आपने बोला बैंक से पैसा आ रहा है, इट इज वेरी इजी टू ट्रेस। आप पता है क्या करेंगे? सिंपल बताता हूं आपको हल। आप बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे पूरे साल की, आप बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, और बैंक स्टेटमेंट में जितने पैसे क्रेडिट होते हुए दिखते हैं, तो एनजीओ में पैसे आएंगे ही क्यों? जब कोई डोनेशन देगा। सीधी सीधी वेरिफिकेशन है, सारी क्रेडिट आइटम्स को प्लस करो, वो पीएनएल के फेस से मैच होंगे। सारे क्रेडिट आइटम्स को प्लस करो, वो पीएनएल के फेस से मैच होंगे। बट किस चीज की मुसीबत है जो वेरीफाई नहीं हो सकता? जो कैश है, वो तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना, जो कैश है वही है। तो इसीलिए क्या आपको रिस्क है? यस सर, क्योंकि रिस्क ही यही है कि वो पैसे जो असल में रिसीव हुए थे वो यहां तक नहीं पहुंचे। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है? जानी पीछे क्लियर है? ओके जी, ऑनलाइन नो जल्दी से बता दो, क्लियर है? अब तार कह रहे हैं सर बैंक से देने में कोई रिस्क नहीं है, जानी अभी तो बताया। क्लियर है तार? जल्दी बताओ जी, आप सवाल पूछें। इनकम को इसलिए ओवर स्टेट करेंगे ताकि और डोनेशंस मिलें। मफाद ये है ना कि और पैसा आना चाहिए। देखो उसका मफाद क्या है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। वैसे जो एनजीओ में लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो वो लोग फ्री के नहीं होते, उनको क्या दे रहे होते हैं? हम सैलरी दे रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं यार अगर मैं ओवर स्टेटमेंट करूंगा, देखो अभी ओवरऑल, तो मैं वापस ऑडिट से कनेक्ट करूं। पहले आप ऑडिट करते हैं टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, पहली बात, पहली क्लास, टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। आप इस केस के अंदर तुम लोग मुझे बताओगे, तुम सब बताओगे मुझे, इस एनजीओ के अंदर यूजर कौन है? डोनर्स। कौन है? शेयर होल्डर क्यों नहीं है? शेयर होल्डर होता ही नहीं, इसका कोई ओनर नहीं होता। तो मुझे आप एक बात बताएं, आप बात समझें, अगर मैं डोनर्स को, जो इस कंपनी को बोलो एनजीओ को पैसे दे रहे हैं, उन्हीं को अगर ये डिपिक्शन जा रही है, ये व्यू जा रहा है कि भाई इस कंपनी में इतने इतने लोग इतने एसेट्स दे रहे हैं, कुछ होते हैं जज्बाती, या उसने इतने दिए मैं भी इतने दूंगा, उसने जज्बात में आके पैसे डाल दिए, जबकि असल में ऐसा नहीं था। और याद करो मैंने एक चीज सिखाई थी, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। क्या सिखाया था? या आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में सिखाया था, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी मैं कह रहा हूं कि वो बंदा डिसाइड ही एफएस को देख के कर रहा है कि पैसे दूं या ना दूं। अब 3 एनजीओ के एफएस सामने रखो, 3 एनजीओ के अंदर जिसमें से 2 में डोनेशन नहीं आ रही है, 1 में आ रही है, तो बंदा ये क्या सोचेगा? एक आम इंसान क्या सोचेगा? बोलेगा ये एनजीओ अच्छा है क्योंकि बाकी लोग भी इस पे ट्रस्ट करते हैं, जबकि असल में हो सकता है ऐसा ना हो। बात समझ आई? तो ये रिस्क पैरामीटर्स हैं, आप यूजर को दिमाग में रखें कि उसका व्यू क्या है। क्लियर है? तो यानी एसेट को ओवर स्टेट करने का मतलब यह है कि वो ऐसी डिपिक्शन दे रहा है कि इस एनपीओ के पास, एनजीओ के पास एसेट्स ज्यादा हैं। बात क्लियर है? एक और चीज सिखाता हूं, ऐसा भी किया है एनजीओज ने, अभी तुम्हें कहानी सुनाता हूं आगे, इसी से अगला रिस्क भी निकालता हूं, एक कहानी और केस भी सुनाता हूं। सर इंटरनल कंट्रोल नहीं पढ़ा आपने अभी तक? जानी मैंने पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। चलिए जी आगे सुने, कहानी केस रिस्क को करते हैं क्योंकि मैंने एनजीओज भी देखे हैं। आगे सुनिएगा, आपने कॉन्सेप्ट देखा है रिस्ट्रिक्टेड फंड? आपने कॉन्सेप्ट देखा है? अच्छा जी,
रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब होता है कि आपको पैसे मिले हैं किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए, किसी स्पेसिफिक। अब आप लोग रिस्क बताएंगे, इसमें कहानी मैं सुनाऊंगा, बताएंगे आप लोग, सुनिएगा। हुआ ये कि बहुत सारे बाहर के डोनर्स थे जिसने यहाँ पे XYZ NGO को पैसे दिए। उसने बोला यहाँ इन्वेस्ट करना, यहाँ इन्वेस्ट करना, यहाँ इन्वेस्ट करना। वन ऑफ देम वाज एंडोमेंट फंड, वन ऑफ देम वाज। अच्छा, एंडोमेंट फंड भी मुझे तब पता ना जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उसकी। क्या होता है एंडोमेंट फंड? जिसका प्रिंसिपल पैसा यूज नहीं हो सकता। अच्छा जी, हमने एक बच्चे को भेजा ऑडिट के लिए, वो आया, उसने बोला सर ऑडिट हो गया, मैंने सारी रिसीट्स वेरीफाई कर ली हैं, सारे एक्सपेंसेस वेरीफाई कर लिए हैं, बेहतरीन है NGO। मैंने कहा वाह भाई होगा बेहतरीन, प्लीज़ सुनिएगा। मैंने उसको एक सवाल पूछा, क्योंकि उस चर्सी ने IFRS फॉर NPOs नहीं किया पाता। भाई IFRS फॉर NPOs तो अलग है ना, तो उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली थी, तो वो क्या ऑडिट करता जाकर? उसने बोला कि सर देखें ये पैसा आया, मुझे क्लाइंट ने रिसीट दे दी, ये पैसा आया, क्लाइंट ने रिसीट दे दी। इसको हम कहते हैं मक्खी पे मक्खी बिठाना। जो वो बोल रहा है मान लो, आपने चैलेंज नहीं किया, भाई खुदा की कसम आपने चैलेंज नहीं किया, उसने तो आपको डॉक्यूमेंट्स दे दी। ये तो मेरी पहली एग्जांपल हो गई कि उस बंदी को जो वो ऑडिट करने गई थी उसको 12 इनवॉइसेस चिपका दी, जबकि 2 महीने की होनी नहीं चाहिए थी। अब गेम समझो, हुआ क्या, मैंने जब रिव्यू करना शुरू किया तो मैंने देखा एंडोमेंट फंड पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया है, पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया है। अच्छा, मैंने कहा कि बेटा ये कैसे कम हो गया? बोला सर पैसा खर्चा हुआ है ना, यहाँ से माइनस हुआ है, देखें ये रहा रसीद दिखा रहा हूँ आपको, सबूत है मेरे पास। मैंने कहा चसी इसमें से पैसा माइनस हो ही नहीं सकता, सिर्फ उतना होगा जितनी इसकी इनकम है। बच्चे फिर मुझे बोल रहा चौरा के कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा दादा खोल के बताया उसको, मैंने बोला देख ये है। बोल रहे अरे सर ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। मैंने कहा हमारे साथ नहीं तुम्हारे साथ, वापस जाओ ऑडिट करके आओ। समझ आया कि एंडोमेंट फंड का पैसा उन्होंने यूज़ कर लिया था। क्या नॉन कंप्लायंस हो गई? हो गई। चलें जी, पहली नॉन कंप्लायंस है कि बात समझिएगा। अब तुम इससे आगे कनेक्ट करो। अब मैं बात कर रहा हूँ रिस्ट्रिक्टेड फंड की। रिस्ट्रिक्टेड फंड उन्होंने दिया हुआ था इसलिए ताकि जो अंदरूने सिंध है जहाँ पे पानी वगैरह के मसले हैं वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 1 बिलियन रिसीव हुआ, 1 बिलियन रिसीव हुआ, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी फॉर वाटर प्रोविजन क्रेडिट, ऐसे जो भी नाम दे दो उसको, सही है। फॉर प्रोविजन ऑफ वाटर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें डेफर्ड लायबिलिटी आ गई। तुम बताओ कब तक डेफर्ड में रहेगी? जब तक वो काम हो ना जाए। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे एक्सपेंस होता है वैसे वैसे डेफर्ड रिवर्स होता है। भाई तुम इसको इसलिए बता पा रहे हो, तुमने अकाउंटिंग सीखी है, पर अब इसको ऑडिटर बन के सोचो। अब मैंने क्या किया, मेरे तो रिस्क पैरामीटर थे ना, मैं सोचने का तरीका अलग है। मैं सिर्फ ये नहीं करता कि वेरीफाई कर लिया। मैंने बोला मेरा दिमाग ये कहता है कि जितनी डेफर्ड लायबिलिटी है ना, मिनिमम उतना कैश होना चाहिए, वरना तो कहीं और यूज हो गया। नहीं आई बात समझ? देखो मैं कह रहा हूं जितनी मेरी डेफर्ड लायबिलिटी है मिनिमम उतना कैश। अच्छा बात समझिएगा, उसने डेफर्ड लायबिलिटी दिखाई हुई है बिलियंस की, कैश आपके पास कोई मौजूद था 200 मिलियन का। अच्छा भाई मैंने फिर बच्चे से पूछा भाई ये क्या है? बोला सर लायबिलिटी है। मैंने कहा ये क्या? बोला सर कैश है। मैंने कहा कैश को कैसे, तुम बेवकूफ़ी सुनो उसकी। मैंने कहा कैश कैसे वेरीफाई किया? बोला सर बैंक स्टेटमेंट उठाई, बैंक में पैसा आ रहा था 200 मिलियन मैच है। तो बोला क्या मैंने ऑडिट गलत किया है? मैंने कहा देख तूने अपने हिसाब से सही किया है, पर मसला ये है कि जो तूने डोनर्स की कंप्लायंस को मैच करना था वो तुमने मैच। इससे एक बात निकलती है कि आप जब किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाते हो कि देयर मे बी अ रिस्क दैट स्पेसिफिक पैसे जो आपको मिले होंगे रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्टेड फंड, हो सकता है कि वो किसी और मकसद के लिए यूज हो गए हों। कहानी समझ आई? यानी सर इसका मतलब यह है कि जब आप किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाते हैं तो एनजीओ के ऑडिट में एक रिस्क होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का। तो रिस्क अराइज होता है कि वो पैसा किसी और मकसद के लिए यूज ना हो गया हो। तो इसको ऑडिट करने का तरीका भी सिखा देता हूं अभी, क्योंकि अभी हम ऑडिट करना सीख नहीं रहे, पर टू डेवलप योर इंटरेस्ट इसलिए बता रहा हूं। आप जब स्पेसिफिक फंड का ऑडिट करते हो ना तो उसमें से माइनस हो रहा होता है पैसा, स्पेसिफिक फंड से होता है ना, यानी आपका डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट हो रही होती है। तो मैं पूछता हूं डेफर्ड लायबिलिटी जितनी बार डेबिट हुई है, जितनी बार तुमने एंट्री मारी है, उस सबके मुझे डिटेल्स दो, और मैं बोलता हूं सबके वाउचर दिखाओ। अब वाउचर देखो तो समझ आएगा, अब वाउचर देखो तो समझ आएगा क्या वो स्पेसिफिक पर्पस पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ। अब हमने वाउचर निकाला तो वहां पे जो एनजीओ का ट्रस्टी था दुबई घूमने गया हुआ था,
हमने बोला भाई ये कौन सा मकसद है? तो बोल रहा है कि सर ये बस है मकसद, हम क्या कर सकते। खैर फिर इस एनजीओ का हमने ऑडिट नहीं किया था, हमने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि इतने फ्रॉड थे। फिर हमने एससीसीबी को रिपोर्ट किया, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, वो एनजीओ भी क्या हो गया, बंद हो गया। पर खैर समझने की बात ये कि अगर ये बेवकूफ़ी होती और ये ऑडिट हो जाता तो क्या ये कारवा चलता रहता? क्योंकि लोग रिलाय करते हमारे साइन के ऊपर कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, जो कि असल में ऐसा नहीं था। ऑनलाइन वालों और आप सब प्लीज मुझे बताओ, ये कहानी क्लियर है, पक्की बात है? चलें जी, यानी गुड, वेरी गुड। अब सुनो सुनो जी, एनजीओ के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर जो अपॉइंट करता है वो ट्रस्टी करते हैं। क्यों अपनी मर्जी के? ट्रस्टी, अबे ट्रस्टी का पैसा नहीं होता, आवाम का पैसा होता है। ट्रस्टी अपनी ट्रस्ट की फीस लेता है मैनेज करने की, दैट्स इट। ट्रस्टी, सुनो मेरी बात, जैसे इमरान खान है, उसने शौकत खानम वगैरह बनाया, वो उसमें से पैसे नहीं लेके जाता। क्यों? वो ट्रस्टी है, वो सिर्फ उसकी देख रेख कर रहा है, दैट्स इट। तो वो सवाब के लिए बनते हो, तुम बनना है सवाब के लिए बनते हैं भाई, सही है जी। वहां पे ट्रस्टी का मतलब क्या, ही इज ट्रस्टेड विद द एसेट्स, उसके ऊपर ट्रस्ट है कि भाई ये एसेट्स की देख रेख सही से करेगा। क्योंकि अगर कोई भंड हुआ तो पहले किसको करेंगे? क्योंकि जैसे तुम लोग मुझे गाइड करोगे, क्योंकि लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्रूवल कौन देता है? डायरेक्टर्स, क्योंकि दे आर ट्रस्टेड विद द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, वो गवर्नेंस देख रहे हैं। तो एनजीओ में गवर्नेंस कौन देखता है? ट्रस्टी, तो वो साइन करेगा। तो आप किसी एनजीओ के फाइनेंशियल्स देखेंगे ना, तो आपको शुरू के पेजेस पे ट्रस्टी के साइन दिखेंगे, और किसी कंपनी के देखेंगे तो डायरेक्टर्स के देखेंगे, डायरेक्टर और सीएफओ के। क्लियर है? तो दोनों में फर्क है। चलिए जी, सर अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए फंड दिया हो तो एक साथ एक्सपेंस आउट कर दें, ये भी रिस्क है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आपने कंडीशंस देखनी है। देयर इज अ रिस्क दैट जिस मकसद के लिए दिया है वो मकसद के लिए वो पैसे खर्च ना हुए हों, तो ये तो रिस्क है। बात क्लियर है? चलें वापस से बैक टू द पॉइंट। अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से। अच्छा, एक मोहसिन ने भी जवाब पूछा है सवाल, सर आकाश मैंने ईवाई विड्रॉड, मैंने ये तो नहीं कहा ईवाई ने विड्रॉ किया था। It's audit from NGO. Is there a specific percentage which EY receive from the audit of above NGO? हैं? Specific percentage? नहीं पूछने तो चस्सी हूँ उसका, तू बोल दे कि इसने ये सोचा है। इधर मोहसिन क्या कह रहे हो भाई, सीधी भाषा में बोलो। हाँ जी, किताबें कहना चाहते हो? किताबें बता दे यार प्लीज। एक तो तूने इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी, पैसे मिले थे ईवाई को। भाई देखो एक बात है, सुनो, सिंपल जबान में बोलना भाई। इधर वो कह रहा है कि भाई आपने अगर विड्रॉ कर दिया तो जितना आपने काम किया उतने पैसे मिलते हैं। यस, इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपका लीगल राइट है। चलो मुझे तुम में से बता दिया, मज़ा आ जाएगा, ये मतलब ना दिल खुश हो जाएगा आज। कैसे मेरा राइट डिटरमाइन होगा? एंगेजमेंट लेटर हमने ऑडिट शुरू नहीं किया था जब तक क्या साइन किया था, उसमें हम लिखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो जितना हमने काम उतने पैसे चाहिए। सही है भाई? तो अब तुम बोलोगे ये कैसे डिटरमाइन होगा कितना काम किया है? हम बोलेंगे कि अगर ऑडिट 2 महीने का था, अगर ऑडिट 2 महीने का था और 2 महीने की फीस ये थी, तो अगर हमने 1 महीना काम किया तो 1 महीने की फीस आधी हो जाएगी। सिंपल इज दैट, फॉर्मूला है। क्लियर है? चलें जी, अगर पैसे नहीं मिले तेरे को दिखवा देंगे गिरवी। पैसे क्यों नहीं मिलेंगे यार? चलो नहीं मिले तो बैड डेट है, क्या छोटी बात है? छोटी सोच भी छोटी है तेरी। इधर सुनो, अच्छा भाई एक तो ये देखो, ये ऑडिटर भी चोरी में डाल दिया। वो बोल रहा जानबूझ के 1.5 मंथ लगा देंगे। अच्छा, इसको ये नहीं है कि दूसरी कंपनी का ऑडिट कर लूं अच्छे पैसे मिलेंगे, बोल रहा उसी एनजीओ पे आधा महीना ज्यादा लगा दो। यार अल्लाह की कसम यार, इधर सोच तुम लोगों की सलाम है। इधर चलो खैर सुनो भाई, जानी प्लीज फोकस के साथ जल्दी। अच्छा भाई पहले बताओ यहां तक रिस्क क्लियर है? वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनजीओज रिस्क, यहां तक बात समझ आती। चलो आगे सुनो आगे। होता यह है, आप लोगों ने सुना होगा कि एनजीओज एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्सेशन से, पर एग्जेम्पशन की कंडीशंस होती हैं। हाँ, अब एग्जेम्पशंस की क्या होती हैं?
कंडीशंस होती हैं। सुनिएगा, कहा जाता है एनजीओ को कि आप लोगों ने एडमिन एक्सपेंसेस इससे ज्यादा नहीं करना है, एडमिन एक्सपेंसेस इससे। और एक और चीज, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कहता ये कि जब लेट से आप कुछ परचेज करें, जब आप कुछ, तो लेट से एनजीओ लैपटॉप्स परचेज कर रहा है, जाहिर सी बात है इस्तेमाल के लिए, हिसाब किताब के लिए, तो वो कह रहा है कि जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं ना, तो जिसको परचेज करते हैं उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, उसकी पेमेंट के वक्त उसका टैक्स विथहोल्ड कर लेना, क्योंकि वो सामने वाले की इनकम है। इसको बना दिया विथहोल्डिंग एजेंट। क्या बना दिया? अब एक कहानी सुनते हैं, मैं बात समझिएगा। मैंने कहा मुझे लैपटॉप परचेज करने, एनजीओ को कहा जा रहा है कि तुम जिसको लैपटॉप बेच रहे हो, जिससे खरीद रहे हो, सॉरी, जिससे लैपटॉप खरीद रहे हो, उसको अगर लेट से 1 लाख रुपए पे कर रहे हो ना, तो उसका 5% पैसे रोक लेना और हमें दे देना, गवर्नमेंट को। इसको क्या बना दिया? विथहोल्डिंग। और इसको कहा बेटा अगर तुमने ये कंडीशन ब्रीच की तो तुम्हारा टैक्स माफ नहीं होगा। यानी अब तुम एक अकाउंटेंट है, हम लोग तो एंट्री भी सोचती है ना, हम ये कहेंगे, बात समझिएगा, लैपटॉप अगर मैंने परचेज किया, सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, लैपटॉप अगर मैंने परचेज किया कोई 1 लाख रुपए का, सही है जी, तो मैं क्या करूंगा? लैपटॉप को करूंगा डेबिट, कितने से? कैश में दूंगा उसको, और मैं ये कहूंगा पेबल टू कितने से भाई? ये मैंने विथहोल्ड कर लिया। अच्छा, ये तो उसका सामने वाले को नुकसान हो गया? नहीं, जब वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो बोलेगा 5,000 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से ये कटे आएगा। सिर्फ कहा ये कि भाई तुम इसके एजेंट बन के मुझे पैसे जमा करा दो उसके, दैट्स इट। मेरी जेब से पूरे पैसे जा रहे हैं, चाहे मैं इसको दूं या गवर्नमेंट को पैसे दूं। अच्छा खैर, अब इस पूरी कहानी से क्या सीखा? इस पूरी कहानी से बच्चों आपने ये सीखा कि अगर इसने डिडक्शन में कोई भंड मारा, इसने अगर डिडक्शन में कोई भंड मारा, तो मुझे ये लगता है इसकी ये जो एग्जेम्पशन है वो रिवोक हो जाएगी। इसकी एग्जेम्पशन है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये रिस्क रहेगा कि देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी या एनजीओ माइट नॉट हैव डिडक्टेड टैक्स एप्रोप्रिएटली? एंटिटी माइट नॉट हैव डिडक्टेड टैक्स प्रॉपरली एंड सबमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज, ये एक रिस्क रहेगा। तो क्या आपको उस जगह ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? यानी एक नॉर्मल ऑडिटर, एक नॉर्मल बंदा है, वो जाके खाली पीपी की परचेज देख के आ जाएगा? नहीं, पीपी की परचेज के साथ आपको किस चीज पे फोकस करना है? विथहोल्डिंग पे, कि क्या विथहोल्ड सही हुआ या नहीं हुआ। ऐसा देखो, फिर एक बात है, फिर तुम पे सवाल उठेगा, तुमसे टैक्स अथॉरिटीज पूछेंगी, क्योंकि नोटिस आते हैं, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर हम बोलते हैं हमारे सैंपल में ही नहीं आया था, ये सारी चीजें। तो ये बात की बात है, पर मैं कह रहा हूं अगर तुमने रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो क्या तुम सही से ऑडिट करोगे? नहीं। एक और चीज, तुम लोग मुझे अब रिस्क बताओगे, टैक्स अथॉरिटीज ने कंडीशन लगाई है कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस पूरे एक्सपेंसेस के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या रिस्क है? वेरी गुड, अंडर स्टेटमेंट ऑफ और मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस। भाई मैं कह रहा हूं एक्सपेंस करके कहीं और पार्क कर दिया, बात समझ आई? कितने रिस्क हैं? पहला, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस और मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस। अब देखो ये सारी चीजें रिस्क के अच्छा, जब तुम एडमिन को ऑडिट कर रहे होगे ना, प्लीज सुनिएगा, एक तो एडमिन को अलग से देखोगे, और लेट से अगर कोई और एक्सपेंस देख रहे हो तो वहां पे भी नजर रखोगे कहीं कोई एडमिन एक्सपेंस तो नहीं है जो कि यहां नहीं वहां होना चाहिए था। तो इससे ये हो जाएगा कि आप ये इंश्योर करेंगे कि जो चीज जहां क्लासिफाई होनी चाहिए वहां पे हो जाए, और फिर आप एंटिटी को कहेंगे कि तुमने कंडीशन ब्रीच की है, टैक्स बुक करो, क्योंकि तुम्हें इसकी माफी नहीं है। क्योंकि तुम देखो ना, अगर तुम ऑडिटर हो, तुम अगर ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें कंपनी या एनजीओ कह रहा है कि भाई हम एग्जाम्ड हैं, भाई एग्जाम्ड है, बट क्या वो ऐसे ही एग्जाम्ड है या कंडीशंस पे? तो अगर तुम कहते हो कि कंडीशन ब्रीच हो गई तो क्या उससे टैक्स बुक करवाओगे या नहीं करवाओगे? करवाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उसने कंडीशन को क्या किया है? ब्रीच किया है। जी जानी। भाई देखो ये क्या कह रहे हैं, सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ सारे बच्चे। इन्होंने कहा ईयर एंड है 31 दिसंबर, उसने जो ब्रीच किया है वो ईयर एंड के बाद किया है। पहले बताओ तुम ऑडिट, जनवरी तो ईयर एंड के बाद हो गया ना, उसी साल में शुरू में ही कर लिया, तो तुम्हारे साल में फॉल कर गया, तुम्हारे ईयर में फॉल कर गया।
नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ मेरी जान, कि अगर तुम्हारे साल में उसने कोई भंड मार दिया तो मतलब इस साल उसका टैक्स बुक होना चाहिए, पर वो तब कर पाओगे ना जब तुम डिडक्ट करो, और डिडक्ट कब करोगे, जब तुम्हारा फोकस वहां पर होगा। क्लियर है? तो जनवरी में हो, फरवरी में हो, जुलाई में हो, कभी भी हो, इस साल में होना चाहिए। लेट से 31 दिसंबर है और उसने ब्रीच किया अगले साल, तुम्हारा कोई वास्ता है? इस साल कोई वास्ता? अगले साल देखेंगे। पर इस साल उसने कंप्लाई किया था, क्योंकि टैक्स ईयर तो ये वाला है ना। क्लियर है? तो भी ब्रीच हो गया, रिटर्न जमा होते हैं। तो तुमने, चलो मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ ऑडिट का, ये अभी ऑडिट भी करवाना सिखा रहा। सुनो, ऑडिट करने का तरीका क्या है, आप पूरे साल की परचेजेस ले लें, विथहोल्डिंग रेट दिए हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सब पे चिपका दें, टोटल विथहोल्डिंग आ जाएगी। आप देखेंगे रिटर्न में इतनी अमाउंट आ रही है, अगर रिटर्न में इतनी अमाउंट आ नहीं रही तो मतलब डिडक्ट किया ज़्यादा, जमा किया, और वो ऐसे भी पता लग जाता है कि विथहोल्डिंग टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही होती है। क्लियर है? तो वहां से पता लग जाएगा, और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन होगी, वो कहेगा भाई ये हम अगले पीरियड में जमा कराएंगे, क्योंकि टैक्स पीरियड में वो फॉल, क्योंकि विथहोल्डिंग मंथली जमा हो रही होती है। क्लियर है भाई? चलें जी, अब एक एक करके सवालात लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। किसी भी पेमेंट पे, किसी भी पेमेंट पे विथहोल्डिंग होती है। सही है जी, वो बोला गया है। अच्छा भाई आगे, सर ये विथहोल्डिंग टैक्स वाला रिस्क रिपीट करते हैं। जुए मैंने वापस रिपीट कर दिया कि भाई अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं और इस एनजीओ को कहा गया किसी को पेमेंट करते वक्त आपने वो टैक्स को क्या करना है, विथहोल्ड करना है, और आपने विथहोल्ड नहीं किया, विथहोल्ड कर भी लिया, जमा नहीं करवाया, तब भी यू आर लायबल टू पे टैक्स। आपका रिस्क है बीइंग एन ऑडिटर कि ऐसा तो नहीं है कि विथहोल्ड नहीं किया हो फिर भी टैक्स बुक ना किया हो। क्लियर है जुए? अच्छा भाई, आप कहा कह रहे हैं सर गिविंग रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा के एडमिन एक्सपेंसेस हो जाए तो रिस्क के एडमिन एक्सपेंसेस की मिसक्लासिफिकेशन हुई है और एडमिन एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड है। बिल्कुल यही रिस्क है। अच्छा जी, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अब आओ ये देख लेते हैं, ये क्लियरली विजिबल है? ओके जी, आगे सबसे पहले कैश डोनेशन, इधर देखो किस किस जरिए से आ रहे हैं, कियोस्क, डोनेशन बॉक्सेस, और मोस्ट रिलायबल क्या है? वेरी गुड यार। आगे देखो, अब देखो नीचे लिख के दिया है मैंने रेड से, रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट एज नो रिसीट इज जनरेटेड फॉर द कैश कलेक्टेड इन डोनेशन बॉक्सेस। भाई डोनेशन बॉक्स से कोई पर्ची तो नहीं निकलती जो आपको ये बताए कि इतना पैसा रिसीव हुआ था, तो ये एक रिस्क है। दूसरा रिस्क रीड करो, कैश कलेक्टेड एट कियोस्क मे बी एम्बेजल्ड बाय द पर्सनल कलेक्टिंग कैश डोनेशन। और ये मैं इसलिए लिख के देता हूं ताकि अंग्रेजी के अल्फाज आपके भेजे में हो। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था अभी, और वैसे कल भी, और यूजुअली रोज मैसेज आता है, एक मैं समझा के थक गया हूं। आपने वो याद करना है जो मैं बोल रहा हूं। आप खुद बताओ, बुक में ये चीजें लिखी हुई हैं, यानी थ्योरी में है ये? नहीं, थ्योरी में सिर्फ एक चीज बोलता है, क्या कहता है? अंडरस्टैंड करो एंटिटी उसके सराउंडिंग्स, बस। पर वो कैसे करना है, क्या करना है, उससे क्या रिस्क है, वो तो खुद ही लिखोगे ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं रिस्क के, ये मैंने लिख दिए, ये याद करने हैं। थ्योरी याद, थ्योरी से समझने के लिए कि बोलना क्या चाहता है। क्लियर है? तो यानी अगेन आप बुक खोलें, अभी आपको बुक में ये दिखेंगे, जो मैंने एक चैप्टर भेजा है ना, उसमें एनपीओ के रिस्क अलग हैं, तो आपको अलग से ये विजिबली दिखेंगे, ये याद करना है। यानी सर अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, याद क्या करना है? रिस्क फैक्टर याद करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या है वो याद करना है, और एनजीओ के रिस्क फैक्टर याद करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या है वो याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, वो प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा। खैर आगे, दूसरा पॉइंट ऊपर क्या लिखा हुआ है, डोनेशन इन, देखो क्या लिखा हुआ, इनहेरेंट रिस्क है दैट डोनेशन इनकम में बी ओवर स्टेटेड बाय ओवर वैल्यूइंग दी डोनेशन इन। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क का मतलब समझा देता हूं। इनहेरेंट रिस्क, प्रिज्यूम रिस्क, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हर एंटिटी जब डोनेशन इन काइंड रिसीव करेगी वो कोशिश करेगी कि अपने एसेट को ज्यादा से, उसके अंदर इनहेरेंट है, इनबिल्ड है, ये करने की कोशिश की होगी, चाहे आप माने या ना माने। तो आपको चेक भी अकॉर्डिंगली करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसको ऑडिट करने का तरीका क्या है, गूगल पे लिख दे मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आप ये देखें ना कि भाई अगर मैं कहता हूं कि लेट से किसी ने लैपटॉप डोनेट कर दी है, तो क्या लैपटॉप की वैल्यू मॉडल वाइज नहीं पता लग सकती? पर आप एक बेवकूफ बंदा होगा, बोलेगा चलो डोनेशन सही होगा, और एक अकलमंद बंदा होगा तो वो चेक करेगा कि वैल्यूएशन सही हुई है, क्योंकि तुमने रिस्क आइडेंटिफाई पहले से ही किया हुआ है। आगे देखो प्लीज इधर फोकस के साथ। अच्छा भाई, अगर मैं यहां पर ये देखूं, पांचवी, पहले तीसरी पे आ जाओ, कंडीशन फॉर एग्जामिशन बाय द रेगुलेटर और कंडीशन बाय द
ट्रस्ट डीड। अच्छा, ट्रस्ट डीड क्या होता है? जैसे आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी के कायदे कवानीन, ये होते हैं एनजीओ के कायदे कवानीन। अच्छा, अब आपको एनजीओ का, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, एनजीओ का एक उसूल बना हुआ है, एक ट्रस्ट डीड बनी हुई है कि आपने एडमिन एक्सपेंसेस, ओवरऑल एक्सपेंसेस के या डोनेशन के 10% से ज्यादा तो आपने नहीं करने। तो क्या ये रिस्क होगा कि हो सकता है रेगुलेटर की कंडीशन ब्रीच कर दें आप, या तो ट्रस्ट डीड की कंडीशन ब्रीच कर दें? यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं इधर फोकस के साथ, चौथा, इन एक्सपीरियंस और लिमिटेड स्टाफ। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं एआरटीडी पे रख के। अगर यहां पे हम लोग कोई 5-6 हज़ार बच्चा केटर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, 5-6 हज़ार बच्चा केटर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, उसके लिए 2 बंदे मुझे लगता है इनफ है? नहीं है? 3, 10 हो तो चलो समझ आता है कि एक्सेस भी दे रहे हैं, ये सारी चीजों पर अगर यही सारी जिम्मेदारी मैं 1 या 2 बंदों पे डाल दूं, काम सही होगा गलत होगा? वेरी गुड। अब इस बात को समझें, इस बात को समझें, ये हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं चीजें। सुनिएगा, मैं किसी एनजीओ के ऑडिट पे लगवाया, प्लीज सुनिएगा, किसी एनजीओ के ऑडिट पे गया, वहां पे वो ऐसा एनजीओ है जिसमें यूएस से डायरेक्ट डोनेशन आते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशन, अखुवत आपने नाम सुना होगा शायद, देख लीजिएगा वरना आपको पता लग जाएगा। वो बहुत एक रिलायबल एनजीओ है अखुवत, रिलायबल एनजीओ है। अच्छा, अखुवत में होता क्या है कि मल्टीपल डोनेशंस हैं, मल्टीपल डोनेशंस हैं, हर कोई डोनेट कर रहा होता है। अच्छा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या आपको एक्सपीरियंस बनना चाहिए? इन एक्सपीरियंस बनना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए, कौन सा खर्चा होगा उसका हिसाब किताब पप्पू मेंटेन हो। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम किसी इदारे में जाओ ऑडिट करने और वहां पे तुम्हें लगे पता कि एक इन एक्सपीरियंस बंदा है जिसको एनपीओ के स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, क्या उसने अकाउंटिंग सही की होगी? क्यों? पता ही नहीं है, उसने पता नहीं कौन सी एंट्री कहां पार्क की होगी, डेफर्ड बुक किया होगा या सीधी इनकम बुक की होगी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो तुम लोगों का बीइंग एन ऑडिटर रिस्क ज्यादा हो जाता है। कैसे ज्यादा होता है? इन एक्सपीरियंस लोग हैं, उसने गलती की ही होगी। अब तुमने मुझे बता दिया तो मजा आ जाएगा। ये जो रिस्क है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है या अजर्शन? क्यों? पूरे एफएस में मसला हो सकता है। तो फिर आपने किसी स्पेसिफिक चीज को डिटेल में चेक करना होगा या हर चीज को? वेरी गुड, बिकॉज यू गाइज हैव कंक्लूडेड कि ये एनजीओ के अंदर एक इनएक्सपीरियंस स्टाफ बैठा हुआ है और एक ही बंदा सब कर। अब चलो एक और चीज बताओ, यहां पे अभी कनेक्ट करूंगा। यहां पे एआरटीडी के अंदर अगर मैं, तुम लोग मुझे बताओगे, एक ही बंदे को ये इख्तियार दूं कि वो पैसे भी ले एक्सेस भी दे, पैसे भी ले एक्सेस भी दे, इसको मैं कहता हूं देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब है पैसे लेने वाला अलग, एक्सेस देने वाला। अच्छा, अब सुनिएगा, अगर यही इख्तियार मैं एक ही बंदे को दे दूं ना, आराम से फ्रॉड करेगा वो। ऐसा है भाई? मुझे एक बात बताएं, वो आराम से फ्रॉड ऐसे करेगा क्योंकि सारे इख्तियार उसके पास हैं। अगर मैं यूं करूं कि पैसे का इख्तियार किसी और को दूं और एक्सेस का इख्तियार, तो आखिर दिन में जब मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा ना, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास पैसे जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं एक्सेस नहीं दूंगा। अब यूं यहां पे समझो, अगर मैं एनजीओ में एक बंदा बैठाऊं या 2 बंदे जो पैसे भी रिसीव कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पैसे भी रिसीव कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो पैसे आए हों वो जेब में रखे और रिकॉर्ड बोले नहीं आए थे। ये रिस्क तब आता है जब देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ओपन बताओ, क्या ये रिस्क कब आता है? जब देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, अब तुम एक बात समझो, एक बेकरी, एक एग्जांपल्स देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। एक बेकरी में जाओ, तुमने देखा होगा कि जब तुम कोई चीज परचेस करते हो बोलता उधर जाके पैसे दे। ऐसा है? क्यों है ये? ताकि वो अपनी जेब में पैसे ना रखे। ये कंट्रोल लगाया है इदारे ने, ये कंट्रोल लगाया है कि भाई आपने पैसे जो देने एक बंदे को देने, माल देने वाला अलग है, पैसे कलेक्ट करने वाला अलग है। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो बंदा तुम्हें कोई ब्रेड वगैरह उठा के दे, पैसे जेब में रख ले, उसको क्या पता। तो ये कंट्रोल है कि कंट्रोल ये है कि जब तक, प्लीज सुनिएगा, जब तक पैसे की स्टैंप वाली पर्ची उसको नहीं दिखाएगा तब तक वो उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। समझने की बात यह है कि अब एनजीओ से कनेक्ट करते हैं। खैर, एनजीओ में अगर एक ही बंदे को मैं इख्तियार दूं, अकाउंटिंग भी करे, पैसे भी ले, फाइनेंशियल्स भी बनाए, क्या ये अच्छी बात है? क्या रिस्क है? फ्रॉड का रिस्क है, क्योंकि देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ
और मैंने बातों बातों में एक नया जार्गन सिखा दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब यह है कि बहुत सारे काम एक ही बंदा करे, जबकि हर काम के लिए बंदा अलग होना चाहिए ताकि फ्रॉड डिटेक्ट हो पाए। बात क्लियर है? अब रीड कर लेते हैं इसको। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिकॉज एज स्टाफ इज, बात समझ आती है? दूसरा तीगो, ट्रांजैक्शन में नॉट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली और ऑन अ, ये कब होगा? जब लिमिटेड स्टाफ होगा और इनएक्सपीरियंस स्टाफ होगा, तो ये हालत वाकयात होंगे। अब 5वें पे आ जाओ, कंडीशनल डोनेशंस पे इसको क्लोज करेंगे। एक सवाल देखेंगे, कंडीशनल डोनेशंस में बेनिफिट विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरीज विदाउट कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड बाय द बेनिफिशियरीज। भाई मुझे एक बात बताओ, कंडीशनल डोनेशन था, तुमसे मैं पूछता हूं, एक कहा गया कि मेडिसिन सिर्फ जरूरतमंद को देना। भाई बात समझिएगा, मैं मेडिसिन जाके मैंने किसी डोनेशन के लिए दे दी, मैंने बोला यार कोई बीमार बंदा आएगा ना, या जिसको आई इन्फेक्शन है या जो भी हो, या कोई जख्मी हो जिसके एक्सीडेंट हुआ, उसको ये देना। अब मुझे एक बात बताओ, एनजीओ का फर्ज क्या बनता है जब कोई कंडीशन पूरी करे? अब एग्जाम्पल देता हूं एक और, एंडोमेंट फंड की एग्जाम्पल। मैंने एक एंडोमेंट फंड बनाया है, आईकैप ने भी एंडोमेंट फंड बनाया हुआ है। आईकैप के एंडोमेंट फंड के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस फिल करनी होती हैं कि भाई ये क्राइटेरिया है कि भाई इस क्राइटेरिया में फॉल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे। तो बीइंग एन ऑडिटर तुम्हारा क्या रिस्क है अगर तुम ऑडिट करते हो आईकैप का, कि हो सकता है कि एंडोमेंट फंड के पैसे मिलने की कंडीशन उस बंदे की पूरी और फिर भी पैसे दे दिए गए हों। तो ये रिस्क है कि कंडीशनल चीजें भी विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड उसको प्रोवाइड कर दी जाए। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब ये पूरी कहानी को समझने के बाद हमें एटलीस्ट ये समझ आ गया कि एनजीओ में कौन कौन से रिस्क पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। पहला, कैश कलेक्टेड थ्रू कियोस्क और डोनेशन बॉक्सेस, देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स। और आप डोनेशन बॉक्सेस के लिए कहेंगे क्योंकि वहां पे कोई रिसीट जनरेट नहीं होती है, तो वहां पे एम्बेजलमेंट का रिस्क है। और जो कियोस्क पे बंदा है जो उससे पैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी जेब में रख ले विदाउट बीइंग प्रोवाइडेड इट टू एनजीओ। चलो, दूसरा रिस्क क्या था? डोनेशन इन काइंड, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन काइंड सो दैट इनकम विल बी ओवर स्टेटेड। चलो जी, ये भी बात समझ आ गई। क्या लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और इनएक्सपीरियंस स्टाफ का कोई मसला है? एफएस लेवल का या असर्शन लेवल का? अच्छा, अगर कोई कंडीशन ट्रस्ट डीड ने लगाई है, रेगुलेटर ने लगाई है, जस्ट फॉर द सेक कि टैक्स एग्जैम्प्ट हो जाए, एडमिन एक्सपेंसेस की और अंडर स्टेटमेंट नहीं जानी, एडमिन एक्सपेंसेस की ओवर स्टेटमेंट और मिस क्लासिफिकेशन, ऐसा ही है। आखिरी चीज, अगर कंडीशनल डोनेशन है, क्या देयर इज अ रिस्क दैट कैश विल बी प्रोवाइडेड विदाउट कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड? ऐसा ही है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं, आप सुकून से इसको रीड करें, 1 मिनट जल्दी से। हाँ भाई, ये जो 3 चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, इसमें कोई रिस्क है? रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स। वेरी गुड। अब देखो, अब ये लॉजिक है तो पता है ना कि भाई ये हो सकता है। चलें जी आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AWD, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रस्ट डीड की बात हो रही है, स्टेट्स दैट द एडमिन कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस और मिस क्लासिफिकेशन। अब जब आप ऑडिट करेंगे तो आपका टारगेटेड फोकस होगा कि इसको तो चेक करना ही करना है। वेरी गुड यार। आगे, ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन, बोल ये रहा है कि भाई क्योंकि ये हम पे पाबंदी लगाई गई है, इस वजह से हमने बंदे कम रखे हैं। मैंने कहा लो भाई, एक रिस्क से बचने के लिए दूसरा रिस्क आ गया। अब वो कह ये रहा है कि भाई क्योंकि आप ही ने बोला कि एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, तो हमने बंदे क्या रखे हुए, कम रखे हुए। तो अब ये कह रहा ही है कि भाई AWD हैज एम्प्लॉयड ओनली 1 अकाउंटेंट हु वर्क्स ऑन, अच्छा रखा एक तो चर्सी, एक बंदा है वो भी कुछ टाइम के लिए आता है।
वेरी गुड, देयर इज अ रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। और क्योंकि ये पार्ट टाइम है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। वेरी गुड यार। आगे फिर कहता ये है द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर रिक्वायर AWT टू मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट्स फॉर डोनेशन कलेक्टेड फॉर द एजुकेशन एंड, क्या ये कोई रिस्क है? वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है सवाल में जो भी देखो चिपका दो रिस्क है, हो सकता है कि कुछ सही भी हो। सही है जी। आगे खैर यानी इसमें कोई रिस्क नहीं है। आगे देखें, डोनर्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द पर्पस ऑफ डोनेशन। आई थिंक कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो देखो अच्छा, अब एक नॉर्मल बंदा जो इंसान है ना, अगर उसको समझ नहीं है तो वो तो रीड करेगा, बोलेगा क्या है, तो सिर्फ अंग्रेजी लिखी हुई है, बट एक एक लाइन के अंदर बहुत डिटेल है। यानी आप ये देखें यहाँ पे उसने कितना प्यार से लिखा हुआ है, डोनर्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द पर्पस ऑफ डोनेशन। तो भाई मतलब वो आपको ये यहाँ पे हिंट दे गया कि रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है। तो अब यहाँ पे रिस्क है कि दिस अमाउंट माइट हैव बीन यूटिलाइज। वेरी गुड यार, यानी उसके लिए यूटिलाइज हो गई हो जिसके लिए पैसे दिए ना गए हो, तो ये आपका रिस्क है। तो फिर आप ऑडिट करते वक्त ये स्पेसिफिकली चेक करोगे, पर ये तब चेक करोगे जब आपको पता होगा। क्लैरिटी है? यानी एक एनजीओ का आप ऑडिट करने गए, आपको पता ही नहीं है किस किस मकसद के लिए पैसे दिए जाते हैं, और एक एनजीओ का आप ऑडिट करने गए, आपको पता लगा कि स्पेसिफिक मकसद के लिए दिए जाते हैं, तो आप फिर वो मकसद भी चेक करेंगे। सिवाय जैसे एक ऑडिटर है वो सिर्फ इनवॉइस चेक करके आ गया, क्या मकसद इनवॉइस चेक करना था या पर्पस चेक करना भी था? तो एक्सपेंस होना अलग बात है और पर्पसली एक्सपेंस होना, तो आपने वो चेक करना है, क्योंकि यू आर ट्रस्टेड विद दोज रिसोर्सेज, क्योंकि आप साइन करेंगे रिपोर्ट को। बात क्लियर है? चलें जी आगे। अब आखिरी चीज रह गई है, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस कैन नॉट बी स्पेंड फॉर। अच्छा, तो क्या ये कह रहा है तो यही बात वही वाली है, ये नहीं भी लिखता तब भी बात हमें समझ आती है। यहां तक कोई मसला? बाकी बात है। तो सर मैं खाली इसको आपको रीड करा देता हूं, उसमें वही चीज लिखेंगे जो है, इधर देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन है, देयर इज अ रिस्क ऑफ डोनेशन फॉर फूड इज रिकॉर्डेड डोनेशन फॉर एजुकेशन अकाउंट एंड वाइस वर्सा। अच्छा भाई, डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन आर स्पेंड ऑन अदर देन, ये भी रिस्क है। देयर इज अ रिस्क दैट मनी स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिकॉर्डेड एज एंड इज, यही रिस्क है। अच्छा भाई, सिंस ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अकाउंट, देयर इज अ लैक ऑफ एंड हेंस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर में अराइज। अच्छा देखो, एक चीज दो बंदे कर रहे होते हैं ना तो एरर डिटेक्ट हो जाता है। एक ही बंदा एक ही चीज सब कुछ कर रहा है तो एरर के डिटेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। वेरी गुड। अब आगे आखिरी में, सिंस देयर इज नो फुल टाइम पर्सन टू लुक आफ्टर द अकाउंट, देयर इज अ रिस्क दैट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन अ टाइमली बेसिस। पहले बताओ एनजीओ के रिस्क समझ आए? अच्छा भाई, अब कल की क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि मैं इसको एनालिटिकल से लिंक करूंगा। मैं आपको एनालिटिकली सोचना सिखाऊंगा कि किस तरीके से एनालाइज करके रिस्क निकाले जाते हैं। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।